Hello everyone, welcome to the Digital Benchers, India's first personalized online learning platform for the self-learners. My name is अंकित गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम को या टैक्सेशन इन इंडिया। टैक्स इंडिया में टैक्स का अर्थ क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या होता है, इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनका क्या सिस्टम है और इन सारी चीज़ों पर हम लोग करेंगे डिस्कशन। यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए बनने वाला है। बीते कुछ सालों में देश के टैक्सेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है कि बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में लगते थे उनको मिलाकर एक टैक्स यानी कि जीएसटी को भी लागू किया गया है। तो ये बीते कुछ सालों में इंडिया में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा बदलाव था, तो इसको भी हम लोग करेंगे डिस्कशन, इसका भी हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टैक्स क्या है और धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि व्हाट इज टैक्स, यानी कि टैक्स हिंदी में हम टैक्स को क्या कहते हैं, हिंदी में हम टैक्स को कहते हैं कर। तो टैक्स आखिर होता क्या है? टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट। अब ऐसा नहीं है कि टैक्स, अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि नहीं मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, ये ऑप्शन नहीं है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है जिसे आपको करना ही करना होता है एंड नॉट वॉलंटरी पेमेंट। मतलब ये आपके ऊपर ऑप्शनल नहीं है कि आपकी मर्जी हो तो आप दें, आपकी मर्जी नहीं है तो आप मत दें, ऐसा नहीं। ये कंपल्सरी पेमेंट होता है और डोनेशन मेड बाय द टैक्स पेयर, और ये पैसा किसके द्वारा चुकाया जाता है? करदाताओं के द्वारा चुकाया जाता है, टैक्स पेयर्स के द्वारा चुकाया जाता है। टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो टैक्स इज कंपल्सरी एज इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो टैक्स लिया किसके द्वारा जाता है या टैक्स जाता किसको है? अगर टैक्स पेयर्स टैक्स पे करते हैं तो कौन टैक्स वसूल करता है, रिसीव करता है? तो गवर्नमेंट। इट इज कंपल्सरी एज इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये कंपल्सरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसे लिया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स आपके यहाँ पर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू द लेजिस्लेशन, और इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, इसके लिए कानून लागू है। तो अगर कोई व्यक्ति जिस पर कर लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, अगर टैक्स देने से इनकार करता है, इनकम टैक्स देने से इनकार करता है और उसकी इनकम पर इनकम टैक्स बनता है, तो फिर उसे कानून के हिसाब से सजा भी दी जा सकती है। तो बेसिकली कानून के माध्यम से सरकार हम सभी से, देश के टैक्स पेयर से टैक्स लेती है। टैक्स देना एक कंपलसरी पेमेंट है, वो आपको देना पड़ेगा अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है तो। इफ टैक्स पेयर इफ टैक्स पेयर्स फेल्स टू पे द टैक्सेस, अगर टैक्स पेयर्स, करदाता, कर चुकाने में असमर्थ होते हैं और इवेड या फिर कर को छुपाते हैं या इससे बचने की कोशिश करते हैं, तो इट इज पनिशेबल बाय द लॉ। तो फिर उन्हें कानून के हिसाब से सजा भी आपकी यहां पर दी जाएगी। ओके, आगे। गवर्नमेंट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। अब देखिए, अब यहां पर एक सवाल ये उठता है बेसिकली कि जो पैसा टैक्स पेयर से सरकार ने लिया, टैक्स के तौर पर जो भी पैसा सरकार ने लिया, ठीक है, तो सरकार इस पैसे का करती क्या है? सो गवर्नमेंट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है। उस पैसे का इस्तेमाल हमारे देश में पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, उन पर जो खर्च होता है, देश में लॉ एंड ऑर्डर या फिर देश की सुरक्षा पर जो खर्च होता है, वो टैक्स पेयर्स के पैसे से ही होता है। अंडरटेक्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, कहीं पर कोई पुल बनना है, कहीं पर कोई रेलवे स्टेशन बनना है, कहीं पर कोई नेशनल हाईवे बनना है, कहीं पर कोई डैम बनना है, या फिर तरह तरह की जो सरकारी योजनाएं होती हैं लोगों के भले के लिए, इन सब के लिए जो खर्च होता है वो भी पैसा टैक्स से ही आता है। एंड प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो चीज़ें पब्लिक को मिलनी चाहिए, जो सर्विसेज सेवाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए, ठीक है, तो सरकार ये सारी चीज़ें टैक्स पेयर्स के पैसे से ही आपका क्या करती है। तो अगर आप जो पैसा टैक्स के तौर पर पे करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सर्विसेज के माध्यम से आप तक ही पहुंचता है, तो कुल मिलाकर देश का भला हो, देश के लिए ज़रूरी चीज़ें की जाएं, ये पैसा उसी में इस्तेमाल आपका होता है। तो now the government needs money to perform these functions and get its through the taxation। तो इन सभी ज़रूरतों के लिए सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है और इसलिए सरकार क्या करती है?
थ्रू द हम बात करें यहाँ पर लेजिस्लेशन, कानून की मदद से, टैक्सेशन की मदद से सरकार टैक्स लगाकर ये पैसा वसूल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है इनकम सपोर्ट टू दी फार्मर्स। आप लोगों ने इस योजना के बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री किसान योजना। तो प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से सरकार यहाँ पर क्या करती है, किसानों को इनकम सपोर्ट देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, और सरकार स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड करती है टू द वल्नरेबल सेक्शंस एक्सेट्रा। तो दीज आर फंडेड बाय द टैक्स पेयर्स मनी। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स, तरह तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ये सब कुछ फंड होता है कहाँ से, टैक्स पेयर के पैसे से। इसी पैसे का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें पूरी की जाती हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब हम आगे बात करेंगे करों के प्रकारों के बारे में, बट यहां पर याद रखना है अकॉर्डिंग टू द फेयरनेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द फेयरनेस। तो देखिए यहां पर 3 प्रकार के टैक्सेस आपके यहां पर होते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, वो एक अलग है, आगे हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फेयरनेस 3 प्रकार के टैक्सेस होते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स, और तीसरा है आपका रिग्रेसिव टैक्स। तो चलिए एक एक करके तीनों टैक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स किसे कहा जाता है, किस प्रकार के कर को, किस प्रकार के टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स आपके यहां पर बोलते हैं। अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप। एक ऐसा टैक्स जो हायर इनकम ग्रुप यानी कि जो रिच पीपल हैं, ठीक है, या जो रिच ग्रुप है या रिच पीपल हैं, ठीक है, एक ऐसा टैक्स जो रिच पीपल्स की इनकम में से ज्यादा टैक्स ले, ठीक है, अदर देन फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप्स। एक ऐसा टैक्स जो रिच लोगों पर जिसका बर्डन ज्यादा पड़ता है, और लो इनकम वालों पर इसका असर कम होता है। जिनकी इनकम लो है उनको भी लो टैक्स पे करना पड़ता है। जो लोग गरीब हैं, जिनकी इनकम ना के बराबर है, उन्हें ये टैक्स भरना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो इनकम टैक्स सिस्टम है वो अलग अलग स्लैब्स में चलता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम अर्न करते हैं एक साल के अंदर 7 लाख या उससे कम, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। उससे ऊपर अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो आपको थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आपको फिर बहुत सारा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स जो इंडिया में इनकम टैक्स रेट है वो एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स है। टैक्स रेट गोज अप एज इनकम लेवल राइजेस। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है 10% से बढ़कर आपका टैक्स, इनकम टैक्स 20% हो जाता है। आपकी इनकम और बढ़ती है, आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको फिर 30% टैक्स भरना पड़ता है। यानी कि अगर आप कम इनकम अर्न करते हैं तो आपको कम इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत सारा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम से नीचे हैं, आप गरीब हैं, साल में 2-3 लाख से ज्यादा भी नहीं कमा पाते, साल में 2 लाख 3 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है, ये आप नहीं अर्न कर पाते, तो आपको जीरो टैक्स भरना है। यानी कि जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप ज्यादा इनकम रिसीव करते हैं, आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तो अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द हायर इनकम ग्रुप। तो जो लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा अर्न करते हैं, उन्हें ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। और जो लोग लो अर्न करते हैं, कम कमाते हैं, जिनकी अर्निंग लो है, उन्हें कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये टैक्स, ऐसा कोई टैक्स जो इस तरीके के सिस्टम को फॉलो करता है, उसे प्रोग्रेसिव टैक्स आपके यहां पर बोलते हैं। क्लियर है? इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स का जो एग्जाम्पल है वो आपका इनकम टैक्स है। नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? अ टैक्स दैट टेक्स द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द इनकम ग्रुप। एक ऐसा टैक्स, आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम ज्यादा है, देश में जो लोग अर्न करते हैं, किसी की इनकम कम होती है, किसी की इनकम ज्यादा होती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, आप कम कमाते हैं, आप ज्यादा कमाते हैं, ये टैक्स सबको उसी हिसाब से आपका देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट डिसाइड टू हैव अ सिंगल स्लैब इन इनकम टैक्स रेट, लेट अज्यूम 30%। इंडिया में इस तरीके का इनकम टैक्स तो नहीं चलता है कि सबको 30% देना ही देना है, आपकी इनकम कुछ भी हो। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो उसका 1 लाख का 30% उसका हो गया 30,000 रुपए। और कोई व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए कमाता है
कोई व्यक्ति अगर 10 लाख कमाता है तो 10 लाख के हिसाब से उसे 3 लाख पे करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टैक्स रेट फिक्स कर दी जाती है। आपकी इनकम कुछ भी हो, 1 लाख हो, 10,000 हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, आपको उसका 30% सिंगल स्लैब तय कर दी गई है। तो सबको 30% अपनी इनकम के अकॉर्डिंग देना है। तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आपको 30% भरना है। इंडिया में ये वाला इनकम टैक्स सिस्टम नहीं चलता है। देन द परसेंटेज ऑफ इनकम पेड इन टैक्सेस विल बी सेम फॉर द लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो अमीर आदमी भी अपनी टोटल इनकम का 30% पे कर रहा है, मिडिल इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप भी अपनी मिडिल इनकम पर 30% पे कर रहे हैं, और लो इनकम ग्रुप भी अपनी अर्न की गई इनकम पर 30%। तो परसेंटेज वाइज सब लोग बराबर टैक्स दे रहे हैं, जिसकी जितनी अर्निंग वो उतना टैक्स आपका यहां पर पे कर रहा है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो प्रोग्रेसिव टैक्स में ये होता है कि लो इनकम ग्रुप वाले लोग कम टैक्स पे करते हैं या नहीं टैक्स पे करते हैं, हायर इनकम ग्रुप वाले ज्यादा टैक्स पे करते हैं। आपकी इनकम कम होती है तो इनकम टैक्स भी कम लगता है। हो सकता है कि आपकी इनकम 10% टैक्स स्लैब में आती हो तो आपको 10% टैक्स भरना है, और अगर किसी की इनकम 40 लाख या 50 लाख रुपए पर एनम है तो उसकी इनकम 30% टैक्स स्लैब में आती है, तो उसे अपनी इनकम का 30% तक, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपको आपकी इनकम पर 30% तक टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमीर लोग या ज्यादा इनकम कमाने वाले लोग ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट वन इज रिग्रेसिव टैक्स। अब ये रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप देन फ्रॉम द हायर इनकम ग्रुप। ये प्रोग्रेसिव टैक्स का जस्ट ऑपोजिट है। रिग्रेसिव टैक्स इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या था कि जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स लेना है, जिनकी इनकम कम है उनसे कम टैक्स लेते हैं। रिग्रेसिव टैक्स में इसका जस्ट ऑपोजिट है, जिनकी इनकम कम है, जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, और जो हायर इनकम ग्रुप में आते हैं उनसे कम टैक्स लिया जाता है। अब आप कहोगे ये तो अलग ही सिस्टम है, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम है सर, ये तो फेयर नहीं है, ये तो सही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में ये टैक्स सिस्टम है, रिग्रेसिव टैक्स हम किस टैक्स को बोल सकते हैं? रिग्रेसिव टैक्स हम इंडिया में जीएसटी को बोल सकते हैं। क्यों? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हेयर ऑयल है और उस हेयर ऑयल पर 18% जीएसटी लगता है, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर कोई हेयर ऑयल है और हेयर ऑयल पर 18% जीएसटी लगता है, तो लोअर इनकम ग्रुप अगर ये हेयर ऑयल परचेज करता है तो उसकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन 18% एज अ जीएसटी, हाई प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम एज टैक्स, उसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एज अ टैक्स आपका यहां पर पे हो जाता है वाइल बाइंग इट देन द हायर इनकम ग्रुप। मान लेते हैं ये हेयर ऑयल है फॉर एग्जाम्पल 500 रुपी का। जब आप इस हेयर ऑयल को परचेज करने जाते हो तो आपको इस पर जीएसटी, मतलब वैसे तो एमआरपी में जीएसटी जुड़ा होता है, मान लेते हैं कि 500 रुपए का हेयर ऑयल है और इस पर जीएसटी लगा हुआ है आपका करीब 90 रुपए, तो ये आपको हेयर ऑयल पड़ता है मान लेते हैं 590 रुपए पर। अब कोई व्यक्ति, किसी की एनुअल अर्निंग है मान लेते हैं 30 लाख रुपए, किसी की एनुअल अर्निंग है 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए पर 90 रुपए का जो टैक्स है वो कम है, मतलब उसकी इनकम के सामने तो ये तो कम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साल का अर्न करता है 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 90 रुपए टैक्स पे कर रहा है। 90 रुपए एक अमीर व्यक्ति भी पे कर रहा है जिसकी इनकम 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 1 करोड़ है। 90 रुपए वो व्यक्ति भी पे कर रहा है जो शायद महीने का 10,000 रुपए कमाता हो। तो यहाँ पर क्या है, जीएसटी एक तरीके का रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर सामान खरीदने जाते हो और वहां पर जीएसटी का रेट फिक्स है, ठीक है, तो फिर गरीब व्यक्ति या लोअर इनकम ग्रुप भी 18% जीएसटी भरेंगे, और एक अमीर व्यक्ति भी उस पर क्या करेगा, 18% जीएसटी ही भरेगा। तो इस तरीके के टैक्सेशन सिस्टम को रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम आपका यहाँ पर बोलते हैं। चलिए, तो यहां तक तो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया टैक्स के प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। अब हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के, कि हमारे देश के संविधान में टैक्सेशन को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल नंबर 265, हमारे देश के संविधान का आर्टिकल नंबर 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
states that no tax shall be levied or collected except by the authority of law। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 265 के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकता एक्सेप्ट जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स वसूल करने की, अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जिसके पास ये अथॉरिटी है टैक्स वसूल करने की, टैक्स हासिल करने की, टैक्स लगाने की, उसे कलेक्ट करने की, वही टैक्स ले सकता है, वही टैक्स मांग सकता है, कोई और नहीं। आर्टिकल 246 सेवेंथ शेड्यूल क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमारे देश में हमारे देश की संसद, पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, तो वहां पर जो लेजिस्लेचर पावर है टैक्सेशन की, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पार्लियामेंट के पास भी पावर्स हैं टैक्सेशन की और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है टैक्सेशन की। राज्य अपना अलग टैक्स लगाते हैं, केंद्र अपना अलग टैक्स। तो ये सिस्टम भी है कि राज्यों का भी अपना एक टैक्सेशन सिस्टम है, केंद्र का अपना टैक्सेशन सिस्टम तो है ही। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपका कहता है हैव टू प्रोविजंस टू अलाउ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज टू लेवी टैक्सेस। 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये अलाउ करता है कि गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं और टाउन या शहरों के स्तर पर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो भी अपने टैक्सेस आपके यहाँ पर लगा सकती हैं, उनके पास भी पावर है। बात करते हैं राज्य सरकार की। स्टेट गवर्नमेंट में भी may by law authorize और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी टू लेवी कलेक्ट एंड एप्रोप्रिएट टैक्सेस लाइक ड्यूटीज एंड टोल्स। तो जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अलाउ करती हैं, ऑथोराइज करती हैं गांव की पंचायतों को और म्यूनिसिपैलिटीज को, नगर पालिकाओं को कि वो टैक्स लगा सकती हैं, टैक्स को कलेक्ट भी कर सकती हैं एंड एप्रोप्रिएट टैक्सेस, कोई भी टैक्स जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, लाइक ड्यूटी वगैरह, टोल वगैरह आपका यहाँ पर होता है, वो ये लगा सकती हैं और वसूल भी कर सकती हैं। अबाउट द टैक्स कलेक्शन बॉडीज, तो टैक्स कलेक्शन बॉडीज की बात करें तो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम आपका है ना, ये 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर इसमें है। 3 स्तरों पर ये काम करता है, 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर आपकी यहाँ पर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद आ जाती है लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज यानी कि पंचायतें और नगर पालिकाएं वगैरह। तो हमें 3 स्तर पर टैक्सेस लगाए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा और लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज के द्वारा। इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका कस्टम ड्यूटी हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई, इनकम टैक्स आपका यहाँ पर हो गया और जीएसटी हो गया। ठीक है, ये किसके द्वारा इंपोज किए जाते हैं? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंपोज किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, लैंड रेवेन्यू वगैरह हो गया, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह हो गई। आप कोई ज़मीन वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, ज़मीन वगैरह बेचते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका स्टाम्प, उसके लिए स्टाम्प ड्यूटी आप यहाँ पर भरते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। लोकल बॉडीज़ को आप जैसे कि चुंगी कर होता है, कहीं आप किसी शहर के अंदर एंटर करते हैं, किसी गांव के अंदर एंटर करते हैं तो कई जगह पर आपने टोल वगैरह या चुंगी कर आपने भरते हुए लोगों को देखा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स आपका जाता है लोकल बॉडीज़ को। अदर टैक्सेस ऑन वेरियस सर्विसेज जैसे कि पानी पर टैक्स होता है, ड्रेनेज सप्लाई पर टैक्स होता है, तो ये सब आप नगर पालिकाओं या फिर पंचायत वगैरह को आप यहाँ पर पे करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करेंगे कि आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, और उसे पे कौन कर रहा है, इस आधार पर भी टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं। टैक्स किस पर लग रहा है और कौन अंततः उस टैक्स को पे कर रहा है, इस आधार पर भी टैक्स के टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया जिन्हें हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपका यहाँ पर बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स किसे कहा जाता है? जैसा नाम वैसा काम, इट इज लेवीड डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो ये उसी व्यक्ति पर डायरेक्टली इंपोज होता है। जैसे मेरा नाम है अंकित, ठीक है, तो जैसे कि अंकित सर को हम ले लेते हैं, यानी कि मुझे आप ले लीजिए। तो अगर मेरी इनकम पर कोई टैक्स बना है, अगर मेरी इनकम पर इनकम टैक्स बनता है, तो इनकम टैक्स डायरेक्टली मेरे ऊपर लगा है, मेरी इनकम पे लगा है।
तो ये टैक्स इशू किसके नाम पर हुआ है? इनकम टैक्स इशू किसके नाम पर हुआ है? मेरे नाम पर हुआ है। यानी कि ये डायरेक्टली किस पर लगाया गया है? ये डायरेक्टली मुझ पर लगाया गया है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर लगाया गया है, या किसी कॉर्पोरेट एंटिटी, किसी कंपनी पर लगाया गया हो। तो अगर ये टैक्स यानी कि इनकम टैक्स या कोई भी डायरेक्ट टैक्स अगर किसी व्यक्ति पर लगाया गया है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, तो दिस टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और बोर्न बाय एनीबडी एल्स। यानी कि अगर अंकित सर की इनकम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स लगाया है, तो ये टैक्स डायरेक्टली मेरे ऊपर लगा है और मुझे ही ये टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं इस टैक्स को किसी तीसरे बंदे पर या किसी तीसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, या ये जो मेरा इनकम टैक्स का बर्डन है, कोई मेरे लिए इस बर्डन को नहीं ले सकता। ये टैक्स मुझे ही पे करना होगा। 10 द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ द टैक्स। मतलब कि ये टैक्स लगा भी मुझ पर है और अंततः इंपैक्ट ऑफ द टैक्स भी मुझ पर है, मुझे ही पे करना पड़ेगा। जब ये सेम पर्सन के ऊपर पड़ता है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस व्यक्ति के नाम पर टैक्स इश्यू हुआ हो वही व्यक्ति उस टैक्स को पे कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। चाहकर भी कोई दूसरा मेरे नाम का मेरा इनकम टैक्स पे नहीं कर सकता, जाकर मुझे ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, पैसा मैं किसी से भी ले सकता हूं अपना टैक्स भरने के लिए, लेकिन जाकर जमा मुझे करना पड़ेगा, सिग्नेचर मुझे करने होंगे, तब जाकर मेरा टैक्स भरेगा। तो यानी कि जिस पर टैक्स लगेगा वही उस टैक्स को पे करेगा कानूनन। ऐसे टैक्स आपके यहां पर होते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसके एग्जाम्पल है लाइक इनकम टैक्स। तो इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन इनकम जनरेटेड बाय द बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन। तो हम कोई कुछ भी, जैसे कि अगर मैं कोई जॉब करता हूं, कोई नौकरी करता हूं या कोई बिजनेस करता हूं, तो उससे जो मेरी इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। भारत में जो मैक्सिमम इनकम टैक्स की लिमिट है वो 30% है। तो मैक्सिमम आपको आपकी इनकम पर, जो कि अगर ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 30% तक टैक्स भरना पड़ सकता है। अगला एक डायरेक्ट टैक्स है दैट इज वेल्थ टैक्स। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में आते हैं और कौन कौन से टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। वेल्थ टैक्स क्या होता है? इट इज अ टैक्स बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन बाय अ टैक्स पेयर। तो जैसे कि हमारे नाम पर कोई जमीन है, हमारे नाम पर कोई घर है, हमारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, तो हमारी जो वेल्थ होती है उसकी उस समय मार्केट में वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन बाय अ टैक्स पेयर, इट इज लेवीड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द पर्सनल एसेट्स। तो ये टैक्स लगाया जाता है जो भी आपके पास पर्सनल एसेट्स है, आपकी वेल्थ है, उसकी टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग वेल्थ टैक्स आपका यहां पर लगता है। अगला है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब होता है प्रॉफिट राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। मतलब आपने कोई जमीन, कोई बिल्डिंग, कोई संपत्ति जब खरीदी और बेची तो उस बीच में जो आपको लाभ हुआ हो, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले एक जमीन खरीदी थी और अब उस जमीन को बेच दिया। जमीन खरीदी थी आपने 5 लाख रुपए में, बेचा जमीन को 10 लाख रुपए में, तो 5 लाख रुपए आपकी कैपिटल गेन हुई। 5 लाख रुपए में जमीन खरीदी और 10 लाख में बेची, तो आपको मुनाफा कितने का हुआ? 5 लाख का हुआ। तो इस 5 लाख के मुनाफे पर आपने, मतलब आपकी जो कैपिटल है वो 5 लाख बढ़ गई, आपकी कैपिटल 5 लाख गेन हो गई, तो ये बनेगा आपका कैपिटल गेन टैक्स 5 लाख पर। बिल्डिंग्स, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई भवन खरीदा, कोई घर खरीदा, कोई कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी, बाद में उसे बेचा, आपको मुनाफा हुआ, कैपिटल गेन। आपने वाहन खरीदा और फिर वाहन को बेचा, उस पर अगर कोई प्रॉफिट हुआ हो, पेटेंट वगैरह है, कोई आपके नाम पर ट्रेडमार्क है, ज्वेलरी वगैरह, कि ज्वेलरी का प्राइस मार्केट में बढ़ने पर फिर आप उसे बेच देते हैं, जो आपको प्रॉफिट हुआ। तो द ओनर ऑफ द कैपिटल एसेट्स हैव टू पे द कैपिटल गेन्स ऑन टैक्स ऑन द कैपिटल गेन्स मेड बाय सेलिंग द कैपिटल एसेट्स। तो अगर आपने इस तरीके से कोई संपत्ति बेची है और उस संपत्ति को बेचकर मुनाफा कमाया है, तो मुनाफे पर आपको सरकार को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो उस मुनाफे पर आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए, डायरेक्ट टैक्सेस कंप्लीट हुए, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्स कहते कैसे हैं? दीज आर दी टैक्सेस दैट आर इनडायरेक्टली लेविड ऑन अ पब्लिक थ्रू द गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनकम टैक्स में हमने देखा कि ये आपके नाम पर ही इश्यू होगा, आप पर ही लगेगा और पे भी आप ही को करना है, करेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो आपके नाम पर इश्यू नहीं होते, हाँ, पे आप जरूर कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई हेयर ऑयल परचेज करने गए, आपने बाजार से तेल खरीदा,
तेल पर क्या लगा है? तेल पर जीएसटी लगा है। ये जीएसटी इस ऑयल पर लगा है, आपके ऊपर नहीं। अगर आप इस ऑयल को परचेज करोगे तभी आप टैक्स पे करोगे, अगर आप इस ऑयल को परचेज नहीं करोगे तो आप टैक्स पे नहीं करोगे। मतलब कि ये आपके ऊपर डायरेक्टली इंपोज नहीं है, मत खरीदिए सामान, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यहां पर इनडायरेक्टली इंपोज्ड है। जब आप इसे परचेज करेंगे, जब आप इस ऑयल को बाय करेंगे, तो बाय करने के साथ जो आप इसका एमआरपी पे करेंगे या जो भी इसका मार्केट प्राइस पे करेंगे, उस प्राइस पर जीएसटी भी आप पे कर रहे होंगे इनडायरेक्टली। तो जब खरीदेंगे तो इनडायरेक्टली वस्तुओं पर और सर्विसेज पर यह टैक्स लगा होता है, आपके ऊपर नहीं लगा होता, वस्तुओं और सर्विसेज पर लगा होता है। जब आप वस्तु और सर्विसेज खरीदते हैं तो यह टैक्स भी आप इनडायरेक्टली पे करते हैं। तो the sellers of goods and services collect the tax which is then collected by the government bodies। तो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर, जब आप वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, यानी कि ये टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर लगा है। जो कंपनी इन वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया, कंपनी ने ये टैक्स प्रोडक्ट पर ट्रांसफर कर दिया, और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो आप ये टैक्स पे करेंगे। एंड हियर इज द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टैक्स लाइज ऑन द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो यहां से चीज निकल कर आती है कि इकोनॉमिक बर्डन, यहां पर इन वस्तुओं पर जो जीएसटी लगा है, प्रोडक्ट किसका है? कंपनी का। कंपनी इस टैक्स को पे नहीं कर रही है, बल्कि ये बर्डन वो क्या कर रही है? कस्टमर पर डाल दे रही है, कंज्यूमर पर डाल दे रही है। इनकम टैक्स में ये था कि लगेगा भी हम पर ही टैक्स, पे भी हम ही करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में यह है कि कंपनी पे लगना चाहिए, लेकिन कंपनी अपने ऊपर नहीं लगने दे रही है, अपने प्रोडक्ट्स पर लगा रही है। एक तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट्स पर यह टैक्स लगा है, लेकिन क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स इस टैक्स को, क्या कंपनी इस टैक्स को पे कर रही है? आंसर इज नो। कंपनी लगा भले ही ये टैक्स कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स पर है, लेकिन अंत में इस टैक्स को पे कौन कर रहा है? वो कंज्यूमर जो उसे खरीद रहा है। तो इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आप पर आता है, इनडायरेक्टली आपको पे करना होता है, भले ही ये टैक्स आपके नाम से इशू ना हुआ हो। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जीएसटी का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। हमारे देश में इससे पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स हमारे देश में लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स आप पर लगता था, चुंगी कर वगैरह आपको पे करना पड़ता था, सर्विस टैक्स लगता था, परचेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इन सारे टैक्सेस को खत्म करके एक सिंगल टैक्स लगाया गया है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब है? कि भले ही कोई प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में बना हो, उत्तर प्रदेश में बना हुआ कोई सामान मान लेते हैं बिक रहा है मध्य प्रदेश में, मैन्युफैक्चर हुआ है ये उत्तर प्रदेश में, बिक रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। भोपाल शहर में आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, तो जहां पर ये प्रोडक्ट बिक रहा है जीएसटी वहीं पर लगेगा। तो भले ही ये प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर हुआ है, उत्तर प्रदेश में बना है, लेकिन इस प्रोडक्ट को खरीदा गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। जिस कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी कि जहां पर यह प्रोडक्ट बिकता है ये टैक्स वहीं पर लगता है। हमारे देश के संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में, 101 अमेंडमेंट किया गया था, और उसके साथ ही जीएसटी को इंडिया में क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। दैट्स वाई कि 1 जुलाई की जो तारीख है हमारे देश में, उसे जीएसटी डे के तौर पर मनाया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो पहले इंडिया में लगते थे। अब ये सारे टैक्सेस खत्म करके एक सिंगल टैक्स यानी कि जीएसटी इंक्लूड, जीएसटी आपके यहाँ पर लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2020 हेल्ड दैट लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग जैसी जो एक्टिविटीज हैं ये भी टैक्सेबल है अंडर द जीएसटी 2017। तो अगर आप कोई ऑनलाइन लॉटरी, ऑनलाइन गैम्बलिंग या फिर ऑनलाइन बैटिंग जैसे एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो उनके ट्रांजैक्शंस पर भी जीएसटी आपका यहाँ पर लगता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो उस पर भी आपका जीएसटी लगता है। अच्छा, कुछ ऐसे टैक्सेस भी हैं जो जीएसटी के तहत कवर्ड नहीं है, वो अलग से पे करने होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, किस पर? एल्कोहल पर, क्योंकि वो ज्यादा होती है, शराब वगैरह के जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम क्रूड पर, डीजल पर, पेट्रोल पर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड और नेचुरल गैस पर।
जो कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी है। तो ये सारे टैक्सेस अभी भी ऑन है, अभी भी लगते हैं, ये जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है। जीएसटी की अगर हम लोग बात कर लें तो जीएसटी टोटल 3 अलग अलग लेवल्स पर लगता है। ठीक है, आपका अगर आप कोई भी वस्तु या कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कोई भी सर्विस खरीद रहे हैं, अगर आपने बिल को ध्यान से देखा हो तो बिल पर 3 प्रकार का जीएसटी हो सकता है। पहला, बिल पर आपका सीजीएसटी लगा हो सकता है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल जीएसटी टैक्स। तो ये सीजीएसटी आपका लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी है तो उसका 9% जीएसटी जाएगा सीजीएसटी और 9% जीएसटी जाएगा एसजीएसटी। तो 9% ये जो जीएसटी आपका यहाँ पर जा रहा है ये केंद्र सरकार को जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट सीजीएसटी कलेक्ट करती है ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट का मतलब है राज्य के अंदर, राज्य के भीतर। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में बना और उत्तर प्रदेश के ही दूसरे शहर में बिक रहा है तो उस पर आपका सीजीएसटी लगेगा और उस प्रोडक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगी, स्टेट जीएसटी भी लगाएगी। स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये राज्य सरकार के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो ऐसे में सीजीएसटी हो जाएगा 9%, एसजीएसटी हो जाएगा 9%, टोटल अमाउंट का 9% जाएगा प्रोडक्ट के केंद्र सरकार को, 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगला है आईजीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट दिस फॉर द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझाता हूं, अगर कोई प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में बना है लेकिन ये बिक रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई। प्रोड्यूस हुआ यूपी में, सेल हुआ एमपी में, तो ऐसे में इस प्रोडक्ट पर सीजीएसटी नहीं लगेगा, इस प्रोडक्ट पर लगेगा आईजीएसटी। तो मान लेते हैं 9% लग गया आईजीएसटी और मिलेगा कैसे आईजीएसटी, केंद्र सरकार को, और रिमेनिंग 9% लगेगा आपका एसजीएसटी। तो वो उस गवर्नमेंट को मिलेगा जहां पर ये प्रोडक्ट बिका है, एसजीएसटी। अगर वो राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो वहां पर एसजीएसटी नहीं लगता, वहां पर लगता है यूटीजीएसटी। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर आईजीएसटी नहीं बल्कि यूटीजीएसटी आपका यहां पर लगता है। अब बात यहां पर कर लेते हैं कि इंडिया में 2 प्रकार के मेन टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी रेगुलेटिंग टैक्सेशन बॉडीज हैं? तो गवर्नमेंट बॉडीज रेगुलेटिंग टैक्सेशन इन इंडिया, तो जिसमें आ जाती है पहली सीबीडीटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो हमारे देश का वित्त मंत्रालय है, जिसकी मंत्री हैं मिसेस निर्मला सीतारमण, तो वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके तहत काम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका जैसा नाम वैसा काम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि हमारे देश में जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको लगाना, लागू करना और वसूल करने की जिम्मेदारी सीबीडीटी की है। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड इनपुट फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी अबाउट द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। भारत में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है या डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं, उसको लेकर इंपॉर्टेंट आइडियाज, उनको लेकर प्लानिंग, उनको लेकर पॉलिसी मेकिंग, ये सब कुछ कौन करता है? सीबीडीटी करता है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये सीबीडीटी के अंडर में ही काम करता है और वो हमारे देश में इनकम टैक्स, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, उसको लगाने और उसको वसूल करने के लिए आपका जिम्मेदार है। अब जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स है उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ये पुराना नाम है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो चुका है सीबीआईसी। सीबीईसी का नाम बदलकर सीबीआईसी हो गया है। सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वही मंत्रालय, वही विभाग, मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उन्हीं के तहत काम करता है सीबीआईसी। पोस्ट द जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, जब से इंडिया में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया है 2017 से, सीबीईसी का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रीनेम करके सीबीआईसी हो गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। So the main role of CBIC is assisting the government in policy making matters related to the GST.
तो सरकार की ये मदद करती है, सरकार की ये हेल्प करती है जीएसटी से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग में और जीएसटी से रिलेटेड मैटर्स से रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी से रिलेटेड मैटर्स को लेकर इसका मेन रोल होता है गवर्नमेंट के साथ। तो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट बॉडीज जो कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को और इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं। सीबीडीटी की बात करें तो इनकम टैक्स की प्लानिंग करना और इंडिया में बाकी के जो डायरेक्ट टैक्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सीबीडीटी देखता है। सीबीआईसी क्या देखता है, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को देखता है और बाकी के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी पॉलिसी मेकिंग को देखता है। तो दीज आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग टैक्सेशन बॉडीज इन इंडिया जो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को आपके यहाँ पर देखती हैं। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर होता है आपके यहाँ पर खत्म। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि टैक्स क्या होता है, टैक्स के हमने 3 प्रकार भी देखे, किस तरीके से वो टैक्स लोगों के ऊपर बर्डन डालता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, ये हमने देखे। फिर हमने यहाँ पर यह भी देखा कि इंडिया में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं और किसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, किसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। फिर हमने जीएसटी के ऊपर डिस्कशन थोड़ा सा आप सभी के साथ किया। फिर हमने उन 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में जाना और समझा जो इंडिया में इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लागू करती हैं, वसूल करती हैं, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करती हैं। तो आज के लिए फिर इस टॉपिक में इतना ही। सो आई होप कि आज का ये लेक्चर आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।